दोस्तों नमस्कार, जय हिंद जय भीम। राहुल गांधी ने कहा कि गुजरात में अपने कार्यकर्ताओं को कि आप याद करिए कि हमारा इतिहास क्या रहा है। हमारा इतिहास यह है कि हम कांग्रेसी हैं, वह कांग्रेस जिन्होंने अंग्रेजों के अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाई है। राहुल गांधी ने कहा कि जब हम अंग्रेजों से नहीं डरे, क्योंकि क्या ब्रिटिश शासन में अंग्रेजी अत्याचार नहीं थी, हमने उसके खिलाफ आवाज उठाई है। तो फिर जब हम अंग्रेजों से नहीं डरे और उससे लड़े, तो इन भाजपाइयों से क्या डरना, इन आरएसएस वालों से क्या डरना, इनसे भी हम लड़ेंगे। और ये बातें राहुल गांधी आज गुजरात में कह रहे थे, चूंकि गुजरात का विधानसभा चुनाव नजदीक है और राहुल गांधी ने जिस विश्वास के साथ सदन में इस बात को कहा, जहां नेता सदन के माननीय प्रधानमंत्री मोदी के सामने, अमित शाह के सामने कि गुजरात आप हार रहे हैं, कहें तो मैं आपको लिख के देता हूं और मैं आपको हराऊंगा। राहुल गांधी का यह विश्वास या कॉन्फिडेंस और यह तेवर कांग्रेसियों को और युवाओं को काफी भा रहा है। और आज जब राहुल गांधी जब गुजरात पहुंचे तो काफी ज्यादा उनके कार्यकर्ताओं में जोश देखने के लिए मिला। आपको यह बात याद होगा कि 2014 से 19 के बीच में जब एनडीए की सरकार थी, उस समय अमित शाह का एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट आता था कि मुझे कांग्रेस मुक्त भारत चाहिए। कांग्रेस मुक्त भारत का मतलब क्या? जब हम कांग्रेस मुक्त भारत की बात करते तो हमें देखना पड़ेगा कि देश के अंदर जितनी भी पार्टियां हैं, जितनी भी राजनीतिक दल है, उसका संबंध या उनके नेताओं का संबंध जो है कांग्रेस से ही रहा है। खुद जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी नेहरू मंत्रिमंडल के ही सदस्य थे, उन्हीं के मंत्री थे। तो ये बड़ी बात है। कांग्रेस को मिटाने का मतलब है कि जितने भी राजनीतिक दल देश के अंदर है उनकी जड़ों को काटना, क्योंकि राजनीतिक व्यवस्था में कांग्रेस इन सभी दलों की पाठशाला या प्रशिक्षण केंद्र रहा है। दूसरी बात, जब आज राहुल गांधी ने कहा अपने कार्यकर्ताओं को कि आप याद रखिए कि आप कांग्रेसी हैं और आप ये याद रखिए कि कांग्रेस का इतिहास क्या रहा है, तो कांग्रेस का इतिहास हम सभी जानते हैं कि किस तरह 1885 में मात्र 75 व्यक्ति के द्वारा कांग्रेस का निर्माण हुआ था और इसकी स्थापना करने वाले खुद रिटायर्ड आईसीएस एओ ह्यूम, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम थे। उसके बाद अगर कांग्रेस की हम अध्यक्षता की बात करें तो कांग्रेस एक ऐसी पार्टी रही है जिसकी अध्यक्षता खुद राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने की, जिसकी अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की, जिस कांग्रेस की अध्यक्षता खुद नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने की, जिस कांग्रेस की अध्यक्षता खुद राजेंद्र प्रसाद ने की, खुद सच्चिदानंद सिन्हा ने की। तो कांग्रेस की अध्यक्षता की अगर हम बात देखते हैं तो वो सारे महान आत्माएं जिन्होंने देश की आजादी के लिए अपनी जानों की कुर्बानी दी और भारत को बनाने में उन्होंने अपना सर्वस्व त्याग किया। इसलिए जब हम कांग्रेस को मिटाने की बात करते हैं तो कांग्रेस को मिटाने का मतलब है कांग्रेस के इतिहास को मिटाना, और कांग्रेस के इतिहास को मिटाने का मतलब है भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन संग्राम के पूरी इतिहास को मिटाना, क्योंकि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का पूरा इतिहास ही कांग्रेस का इतिहास है। कांग्रेस आजादी के बाद किस हालात से गुजरी वो एक अलग पक्ष है, लेकिन कांग्रेस के वजूद को मिटाने की बात करना यह सीधे सीधे कहीं ना कहीं देश के उस इतिहास के ऊपर हमला है जिसको कि हम अगर मिटा देते हैं तो हमें यह पता नहीं चल पाएगा कि इस देश को आजाद कराने में 200 सालों के अंग्रेजी हुकूमत को से मुक्ति पाने में इस देश के महान आत्माओं ने, इस देश के शहीदों ने क्या योगदान दिया, यह हमें कांग्रेस के इतिहास से ही पता चलता है। तो ये तो कांग्रेस का इतिहास, और हम सभी जानते हैं कि कांग्रेस उस धुबड़ी यानी घास की तरह है
जिसको हल्का पानी मिल जाए तो उसे फिर फैलने में और अपना जड़ जमाने में समय नहीं लगता है। 2014 से 2019 और 2019 से 2024 के बीच में जो कांग्रेस के हालात रहे, चाहे राज्यों के अंदर या केंद्र के अंदर, जो उसकी सीट संख्या रही वो काफी ज्यादा कम रही। और इसको लेकर के राहुल गांधी के इमेज के ऊपर और उनके ऊपर काफी तंज कसा गया कि कहीं ना कहीं कांग्रेस अब समाप्ति के कगार पे है। लेकिन कांग्रेस वैसी पार्टी है जिसको हल्का सा खाद पानी मिल जाए तो उसको फिर फैलने में समय नहीं लगता है, जड़ पकड़ने में समय नहीं लगता है, क्योंकि सबसे पुराना जड़ कांग्रेस का रहा है। और यही 2024 के चुनाव में, लोकसभा चुनाव में हुआ कि कांग्रेस, हालांकि सीट उसकी 99 है, लेकिन जिस तरीके से इंडिया अलायंस लड़ी, कांग्रेस को थोड़ा सा खाद पानी इस 2024 के लोकसभा चुनाव में मिला तो कांग्रेस देखिए किस तरह से लहलहा रही है। मैं कांग्रेस का पैरोकार नहीं, मैं कांग्रेस का समर्थक नहीं, लेकिन जिस विचारधारा को लेकर के कांग्रेस चली है उस विचारधारा को अगर हम हटाने की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं हम अपने देश के इतिहास के साथ, अपने देश के महान आत्माओं के साथ, अपने देश के शिल्पीकारों के साथ हम एक अन्याय करते हैं। कहीं ना कहीं बीजेपी जो है, एक लंबे संघर्ष की तो मैं बात नहीं करता, लेकिन बहुत 30-35 साल की राजनीति के बाद जिस तरह बीजेपी सत्ता में 2 सांसदों से लेकर के आज वह 303 तक पहुंची, उसके बाद अभी 240 पे आके अटकी है, तो कहीं ना कहीं ये बीजेपी का थोड़ा ढलान है और ये आगे तक भी जाएगा 2029 में। लेकिन बीजेपी एक नैरेटिव सेट कर रही है कि हमारा भी एक वजूद हो, हमारा भी एक इतिहास हो, कि जब हम सत्ता से बेदखल हो तो हम भी कह सके कि हमने देश में क्या क्या दिया। हालांकि आजादी के समय तो वो कुछ दे नहीं सकती, तो वो उसमें थी नहीं, लेकिन अब वो दे सकती है, जिसका वो प्रयास यह है, वो नैरेटिव सेट की देखा जाए कि पर्याप्त एक संसद भवन सही तरीके से है, कहीं कोई कमी नहीं थी उस संसद भवन में, बावजूद उसके बगल में एक नया संसद भवन बनाना ताकि बीजेपी कह सके कि हमने संसद भवन भी बनाया। यानी वो कांग्रेस की जो विरासत है, एक विरासत बीजेपी भी खड़ी करना चाहती है। माननीय प्रधानमंत्री, जिनकी की पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, जिनकी की विपक्ष में भी एक अच्छी खासी पैठ थी, जिनकी मृत्यु के उपरांत उनके भस्म को जिस तरह 80 लोटों में बांट करके पूरे देश में, तो कहीं ना कहीं एक विरासत को जन्म देने की बीजेपी तैयारी कर रही है। योजना आयोग का नाम बदल करके नीति आयोग कर देना, या फिर वैसे कोई कार्यक्रम डीमोनेटाइजेशन जो कि देश में नहीं था फिर जो किया गया, या फिर न्यूक्लियर के मैटर में, या फिर डिफेंस के अंदर बदलाव, तो कहीं ना कहीं एक नैरेटिव कांग्रेस भाजपा सेट करना चाह रही है, ताकि जब वो सत्ता से बेदखल हो या सत्ता से जब वो बाहर हो, चाहे 29 में हो, जब भी हो, तो एक वो विरासत उसके पास हो, जिस विरासत की वकालत करके वह पुनः देश की राजनीति में, केंद्रीय राजनीति में वापस आ सके। तो उसकी तैयारी 2014 से ही शुरू हो चुकी है, जो कि काम कर रही है। कई परिवर्तन, कई कानूनों में परिवर्तन, कई नए कानून लाना, 370 जैसे बहुत बड़े निर्णय को लेना जो बहुत ऐतिहासिक है, बहुत सारे नेशनल इंटरनेशनल्स जो मतलब की नीतियां हैं उसमें बदलाव करना, तो ये सब एक अलग पॉइंट है। और कांग्रेस जो है वो अपने वजूद की लड़ाई लड़ रही है कि हमें अपना पुरानी स्थिति को कैसे वापस लाना है। कारण यह भी कि कांग्रेस को बहुत कम मौका मिला कि उसके सामने कोई स्ट्रॉन्ग टारगेट आए, और वह टारगेट जो है कांग्रेस को 70 साल के बाद 2014 में नरेंद्र मोदी मिले। और नरेंद्र मोदी 2014 से 19 से 24 तक उन्होंने कांग्रेस को काफी अपने बेहतर कार्यों या अपनी मजबूती से, सांगठनिक क्षमता ने कांग्रेस के संगठन को कमजोर किया, कांग्रेस को जनता थोड़ी बैकफुट पे लाई। लेकिन 10 सालों में जो कार्य प्रणाली रही, कहीं ना कहीं इस देश की जो
सेकुलरिज्म है इस देश की, जो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो एक सद्भावना है, कहीं ना कहीं वो फिट उनके कई निर्णय नहीं बैठने की वजह से ये बातें सामने आई। कुछ मुद्दों पे बातें आई, चाहे वो आरक्षण का मुद्दा हो, चाहे वो संविधान बचाने का मुद्दा हो, चाहे वो एनआरसी का मुद्दा हो, चाहे वो माइनॉरिटीज जो उसको तुष्टीकरण की राजनीति पे हमला हो, चाहे वो कम्युनल पॉलिटिक्स हो, चाहे हिंदुत्व की बात हो, यह कहीं ना कहीं सेट नहीं करती है, जिसका परिणाम यह हुआ। चाहे बेरोजगारी की बात हो, अग्निवीर की बात हो, करंट इश्यूज एंड सोशल इश्यूज एंड नेशनल इश्यूज, ये सारे मुद्दों को मिलाकर के जो एक मैंडेट 2024 में डेवलप हुआ, जिसने कि कांग्रेस को भी जीवन दान दिया और बीजेपी को भी एक कहा जाए तो मैंडेट थ्रेटनिंग कि आप थोड़ा सा ढंग से काम करें, नहीं तो हो सकता है कि 29 में कुछ बदलाव मजबूती हो सकता है आपके साथ। और विपक्ष को जो थोड़ी सी स्ट्रांगनेस मिली है, तो विपक्ष भी लगातार जो है हमलावर है कि अभी आज एक स्टेटमेंट जिस तरह लालू प्रसाद यादव का आया कि होता अगस्त में यह सरकार गिर जाएगी, तो इससे पूरे एनडीए अलायंस में हड़कंप मच गया। लगातार एनडीए अलायंस के केंद्रीय मंत्रियों का बयान आने लगा कि नहीं हम मजबूत है, हमारा बेहतर है, इस पर डिबेट चल रहे हैं। तो अब इसी तरह 5 साल चलेगा, वह 5 साल चलेगा। चूंकि ये कुनबा का जुड़ा हुआ गवर्नमेंट है, बीजेपी इस बात को जानती है। कोई भी वरिष्ठ नेता विपक्ष का अगर बोल देगा कि 2 महीने बाद सरकार गिर जाएगी, या हम उनसे टच में, या कभी वो टच में दिखेंगे भी मीडिया में, तो तुरंत जो है एक सन्नाटा छा जाएगा, क्या सरकार बचेगी या नहीं बचेगी। तो ये एक कहीं ना कहीं बीजेपी भी इस बात को जानती है एनडीए कि हम जो है अभय होकर के हम सरकार नहीं चला सकेंगे। हमारा जो बैलेंसिंग जो है वह दोनों मेरे जो गठबंधन के मित्र हैं जेडीयू और टीडीपी, हमें उन्हें लेकर के चलना होगा, उनकी मांगों को भी लेकर के चलना होगा। और अगर उनकी मांगों को लेकर के हम नहीं चलेंगे या उनके साथ संभाव करके नहीं चलेंगे, तो सरकारें कहीं ना कहीं डैमेज हो सकती है। तो फिलहाल तो कई राज्यों के चुनाव हैं, और जिस तेवर से राहुल गांधी आगे बढ़ रहे हैं, जिस तेवर से विपक्ष अपने आप को कॉन्फिडेंस, चूंकि उनको जो जीवन दान मिला, उनको जो संजीवनी मिली है, वह संजीवनी कहीं ना कहीं बहुत बड़ा उलटफेर करने वाली है। और जनता के मूड को अब विधानसभा में भांपना है, चूंकि लोकसभा में जनता ने अपना मूड दिखा दिया। अब जो इसके बाद कई विधानसभाओं में चुनाव है, चाहे झारखंड की बात हो, चाहे बिहार की बात हो, चाहे दिल्ली की बात हो, चाहे गुजरात की बात हो, और अन्य प्रदेशों में, तो इस बार महाराष्ट्र की बात हो, तो यह देखना काफी दिलचस्प होगा कि पब्लिक मैंडेट क्या है, और क्या 303 बीजेपी का सुप्रीम टारगेट था, उसके बाद अब वो डिटोरिएशंस की ओर अब अन्य प्रदेशों में भी जाएगी। आप बने रहें। जय हिंद, जय भीम।